तो मॉडर्न फिजिक्स डिस्कशन करना है भाई, हमें करके लाए हैं। हाँ, अरे वेरी गुड। शीट निकालिए भाई। अरे भाई, पीछे इतना भीड़ क्यों लगा रखा है तुमने? आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक है। फैन हाँ चला सकते, चलाना है क्या फैन? हाँ भाई बोलिए, क्या डाउट्स हैं? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, बोलिए भाई। A1, A2, A1 में डाउट है क्या? A2, A2 में डाउट है किसको? तुमको। क्या हुआ बेटे? क्या है A2? 1 milliwatt of light of wavelength इतना is incident on a cesium metal surface. Calculate electron current liberated. Assume quantum efficiency of 0.2, 0.5%. Work function for cesium is इतना, है ना? तो देखो भाई क्या है, आपको कितनी पावर की लाइट इंसिडेंट हुई है वो दिया हुआ है ना? पावर मतलब क्या होता है? एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम को हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 photon, number of photons incident per unit time multiplied by energy of 1 photon, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम की तो मेरे को जरूरत पड़ेगी, ये हमें पता नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ये कैसे निकालेंगे? 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 4560, है ना? 4560 एंगस्ट्रॉम की लाइट हमने इंसिडेंट करी है। तो ये आपके पास किसमें एनर्जी आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी, है ना? और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये एनर्जी किस में आ जाएगी बच्चों? जूल में आ जाएगी। और 1 मिलीवॉट की लाइट इंसिडेंट करी है अपन, मतलब कितना? 10⁻⁻⁻
-3 जूल पर सेकेंड, है ना। तो क्या इससे आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम आ जाएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, वो आ गया 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12400 बाई 4560 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, है ना। बोलिए भाई। ये सर, अब हमें क्वांटम एफिशिएंसी दी हुई है 0.5%। इसका मतलब क्या है? क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इनटू 100। तो जो ईटा क्वांटम एफिशिएंसी की बात हम करते हैं, वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted per unit time divided by number of photons incident per unit time multiplied by 100। तो ये हमें कितना दिया हुआ है? 0.5। अब मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम है, तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम पता चल जाएगा, है ना। तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम कितना हो गया। ये हो जाएगा आपका क्वांटम एफिशिएंसी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा नंबर 10⁻³ इंटू 4560 डिवाइडेड बाई 12400 इंटू 1.6 खायला इंटू द्यानंतर -19 डिवाइडेड बाई 100, है ना। ये 100 भी इधर डिनोमिनेटर में चला। अब हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन करंट। तो एक बार वो करो ना, इसको कैमरे से लगा, कैसे करूँगा?
मेरा मोबाइल क्या हाँ भैया, अब देखो ये तो हमें क्या पता चल गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम निकल रहे हैं, इसको चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो तो क्या पता चल जाएगा, इतना कूलम पर सेकंड चार्ज एमिट हो रहा है, तो वो करंट हो जाएगा, एम्पियर में आंसर है। और 1.6 × 10⁻⁻19 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल है, ठीक है। और बोलिए, A3 वर्क फंक्शन का कोई यूज नहीं है ना, वर्क फंक्शन का कोई यूज नहीं है भाई, बस वर्क फंक्शन का ये यूज आप देख सकते थे कि क्या जो हम फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं उनके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है या नहीं। वर्क फंक्शन 1.89 दिया हुआ है ना, 12400/4560 आप अब करोगे तो ये वैल्यू तो 2 से तो ज्यादा ही आ रही है डेफिनेट, है ना, तो 1.89 से तो ज्यादा है। मतलब क्या है, हर फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने लायक एनर्जी रखता है। और क्या सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकलवा देंगे? देखो वो तो मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि फोटोन जाकर के फ्री इलेक्ट्रॉन पे ही गिरे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन पे गिरे वो सीधा बाहर आ जाए, उसके फिर बाद में कोलिजन भी हो सकता है। तो वो वाली जो चीज है वो तो क्वांटम एफिशिएंसी के थ्रू हमने अकाउंट में ले लिया है कि 0.5% फोटॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलवा पाते हैं। और बोलिए सर B1 का C, क्या बोल रहे हैं बेटे? B1 का C, B1 का C। A3 में डाउट है क्या? A4 हो गया, B1 B2 B3 सर B1 का C, B1 का C, C
B1 का C क्या है? हाउ मेनी फोटॉन्स डज द सन एमिट पर सेकेंड? देखो हमें क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अर्थ सरफेस इज इतना, assume that the light is monochromatic with average wavelength itna, no light is absorbed in between the sun and the earth surface, distance between sun and earth is this. तो देखिए भाई क्या है, मान लेते हैं कि सन जो है उसकी पावर P है, P जूल एनर्जी पर सेकेंड एमिट करता है, तो P डिवाइडेड बाई 4πr² हम कर दें तो अर्थ की सरफेस पर इंटेंसिटी मिल जाएगी हम, है ना? इंटेंसिटी क्या होगी? P डिवाइडेड बाई 4πr²। ये कैसे? देखो जितनी भी एनर्जी सन ने एमिट करी है वो क्या होगा, सब डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी। और यहां से r डिस्टेंस तक अगर हम जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? अभी हमको पता लगाना है कि जैसे ये सन है और उससे कुछ r डिस्टेंस पे अर्थ है, अर्थ पे पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है ना? देखो सन ने जो एनर्जी एमिट करी, अगर मैं r रेडियस का एक शेल बना दूं तो क्या उस शेल द्वारा टोटल एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम विल बी सेम एज एनर्जी एमिटेड बाय सन पर यूनिट, है ना? भाई जो सन ने एनर्जी एमिट करी बीच में कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, और इस शेल के अलावा और कहीं पे तो जाकर के ये एनर्जी पहुंचने वाली नहीं है। ये शेल के द्वारा पूरी एनर्जी रिसीव्ड इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड बाय सन पर यूनिट टाइम। शेल का पूरा एरिया क्या है? 4πr²। तो एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया बाय द शेल क्या हो जाएगी? P डिवाइडेड बाय 4πr²। और अर्थ जो है वो इस शेल की सरफेस पे ही लाई कर रहा है, तो एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? P डिवाइडेड बाय 4πr²। ये क्या हो गई? एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये वैल्यू आ गई, है ना? अब अगर इस एनर्जी को मैं डिवाइड कर दूं किससे? एनर्जी ऑफ वन फोटोन से, तो क्या मेरे को नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑन अर्थ सरफेस, है ना? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कितना? P डिवाइडेड बाय 4πr² मल्टीप्लाइड बाय hc बाय एक फोटोन की एनर्जी डिवाइड कर दो, कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंसिडेंट हो रहे हैं पता चल जाएगा। बी पार्ट क्या है इसका? तो ये तो ए पार्ट में यही पूछा, बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी फोटॉन्स आर देयर इन ईच क्यूबिक मीटर नियर द अर्थ सरफेस एट एनी इंस्टेंट। अर्थ की सरफेस के आसपास में पर मीटर क्यूब कितने फोटॉन्स प्रेजेंट है ना? अब देखो हमें ये पता है कि इतने फोटॉन्स 1 मीटर स्क्वायर पे 1 सेकंड में इंसिडेंट हो जाते हैं, है ना? फोटॉन्स किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। मान लो ये जो है वो कुछ 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया, दिस इज सम एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर।
और ये c स्पीड से फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा टी टाइम में क्या होगा, इधर से मैं c डेल्टा टी डिस्टेंस पीछे तक चला जाऊं। कितना डिस्टेंस पीछे तक चला जाऊं? c डेल्टा टी डिस्टेंस पीछे तक चला जाऊं। कितना डिस्टेंस? c डेल्टा टी डिस्टेंस पीछे तक अगर हम चले जाएं तो क्या होगा, जितने भी फोटॉन्स होंगे वो विद इन डेल्टा टी टाइम इस पे इंसिडेंट हो जाएंगे। नहीं, तो हमने निकाला है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इतने इंसिडेंट हो, यूनिट टाइम में इतने इंसिडेंट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया इन डेल्टा टी टाइम, ये कितने हो जाएंगे बच्चों? इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें, 1 सेकंड में इतने हो रहे थे, तो डेल्टा टी टाइम में कितने हो जाएंगे? p/4πr² इंटू hc/λ मल्टीप्लाइड बाई कितना? डेल्टा टी, है ना। और ये किसके बराबर होगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो मैंने एक वॉल्यूम बनाया है क्यूबॉइड के शेप का, इस वॉल्यूम में जितने भी फोटॉन्स हैं वो फोटोन डेल्टा टी टाइम में इंसिडेंट होने वाले हैं इस वाले एरिया, है ना। अब मान लेते हैं कि इस वॉल्यूम में कुछ n फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स हैं? n फोटॉन्स हैं। तो वो n को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय इस पार्ट का वॉल्यूम, और इस पार्ट का वॉल्यूम c डेल्टा टी इंटू 1 ऐसा आ जाएगा। लेंथ इंटू एरिया, एरिया कितना कंसिडर किया हो हमने? 1 मीटर स्क्वायर का। तो ये डेल्टा टी से क्या कैंसिल हो जाएगा? डेल्टा टी। इसका मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट से इसको और डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर क्यूब नियर अर्थ सरफेस आ जाएगा। सर ऐसे भी कर सकते थे ना कि सी डेल्टा टी को 1 ले लिया क्योंकि हमें मीटर क्यूब बनाना है। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट पर मीटर क्यूब कितना आ जाएगा? p डिवाइडेड बाय 4πr² इंटू hc/λ मल्टीप्लाइड बाय c। क्या ये चीज समझ में आती है? अरे काका, अरे यार मार्कर भर के रख दिया करो हर क्लास। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अब इसका सी पार्ट क्या है, हाउ मेनी फोटॉन्स सन एमिट्स पर सेकेंड। तो भाई देखो ये तो बड़ा आसान है। कैसे?
इन्होंने इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट हमें दिया हुआ, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो उससे पी पता लगा लो। पी क्या हो जाएगा, एनर्जी एमिटेड बाय सन पर यूनिट टाइम, और एनर्जी एमिटेड बाय सन पर यूनिट टाइम को आप किससे डिवाइड कर दो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सन पर यूनिट टाइम पता चला, है ना। यहां पर बेसिकली बच्चों हमें क्या है, P बाई 4πr² की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, ये आई इसको लिख दो, जो इंटेंसिटी हमें दी हुई है वो ये, है ना। अच्छा, उसके बाद B2, सर B2 B3, B4, C1, C2, C2 में डाउट है। देखिए C2 क्या है बच्चों, अच्छा ये वाला राइट एंगल पे दो फोटोन चल रहे हैं, है ना, दो फोटोन चल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, मतलब कोई भी पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो फोटोन नहीं हो सकता, फोटोन तो हाईली नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल किसको बोलते हैं बच्चों, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड से ट्रेवल कर रहा, पार्टिकल विच इज ट्रेवलिंग विद अ फार लेसर स्पीड देन द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, है ना। अब देखो ऐसा करें बच्चों कि हम मान लेते हैं कि उन पार्टिकल्स की स्पीड्स क्या हैं, वेलोसिटीज क्या हैं, एक की वेलोसिटी है v1 i कैप, दूसरे की वेलोसिटी है v2 j कैप। लिखो, सब लोग लिखो, लेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 बी v1 i कैप and the velocity of other particle be what, v2 j cap। एक पार्टिकल की वेलोसिटी को आप मान लीजिए v1 i कैप, दूसरे की वेलोसिटी क्या है v2 j कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या लिखोगे आप, राइट डाउन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इट विल बी v1 i कैप माइनस v2 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अच्छा हमें वन की टू के रिस्पेक्ट में नहीं पता करने, अगर एक पार्टिकल v1 i कैप से चल रहा है, दूसरा v2 j कैप से चल रहा है, तो इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, v1/2 i cap plus v1/2 j cap। v1 i कैप प्लस v2 j कैप बाई 2, यस है ना। सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स का मास सेम दिया हुआ है, तो m इंटू v1 i कैप प्लस m इंटू v2 j कैप डिवाइडेड बाई 2m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये v1 i कैप प्लस v2 j कैप बाई 2, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, v1 माइनस v cm, ऐसा लिख देते हैं अपन, v1 माइनस v cm।
तो V1 को क्या लिख लेंगे, V1 आई कैप माइनस VCM को क्या लिख देंगे, V1 आई कैप प्लस V2 जे कैप बाई, तो ये कितना आ जाएगा भाई, V1 आई कैप माइनस V2 जे कैप बाई 2 ऐसा आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन इन इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम, will it be 1/2 अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, है ना। तो इसकी अगर मैं वेवलेंथ निकालूं, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल 1 इन द फ्रेम ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन उस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या आ जाएगा, h अपॉन m इंटू ये पूरा, इसको क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 2h अपॉन m इंटू अंडर रूट ऑफ V1। अब देखो ये V1 V2 की वैल्यूज जो हैं वो अपन कैसे कैलकुलेट करें, हमें वेलोसिटीज नहीं दी गई थी, हमें इनकी वेवलेंथ दी गई। तो लैम्डा 1 को h अपॉन m V1 ऐसा लिख सकते हैं। तो V1 की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, h अपॉन m लैम्डा। उसी तरह से V2 की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, h अपॉन m लैम्डा। तो V1 V2 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V1 की जगह क्या आ जाएगा, h स्क्वायर, अच्छा यहां से दोनों में h स्क्वायर बाई m स्क्वायर दोनों में आएगा, तो वो h बाई m बन के रूट के बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 1 बाई लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर। तो ये m से m कैंसिल होता है, h से h कैंसिल होता है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स क्या, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चे, अच्छा क्या दूसरे की भी वेवलेंथ इतनी दिखाई देगी, वो इतनी दिखाई देगी, क्यों, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा फ्रेम होता है जिसके रेस्पेक्ट में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा 0 दिखाई देता है। मतलब अगर एक पार्टिकल की का लीनियर मोमेंटम p वेक्टर है, तो दूसरे का सेंटर ऑफ मास को हमेशा क्या दिखाई देगा, माइनस वेक्टर p। अब यहां पे दोनों का मास बराबर है, तो मास अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेंटर ऑफ मास को बराबर दिखाई देगा, है ना। आप यहां पर जैसे अपन ने वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाली है ना, वैसे ही आप वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, लेकिन वो निकालने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली बता सकते हैं वो कितनी आएगी, वो इसका ठीक नेगेटिव आएगी। देखो V2 जे कैप में से सब्ट्रैक्ट कर दो कितना, V1 आई कैप प्लस V2 जे कैप बाई 2, तो क्या आ जाएगा ये V2 जे कैप माइनस V1 आई कैप बाई 2 ऐसा आ जाएगा कि नहीं? क्यों भाई, क्या इसका ठीक नेगेटिव आ रहा है कि V2 जे कैप माइनस V1 आई कैप बाई, है ना। तो अगर
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या फिर से यही आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी टू। तो इसके भी वेवलेंथ यही है ना। और बोलिए सर हाँ बोलिए। सर B2 बता सकते हो? B2 हाँ सब बता सकते हैं ना, बताने के लिए ही तो डिस्कस कर रहे हैं। क्या है B2? पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज इंसिडेंट ऑन ए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मिरर पर सेकंड इज इतना, कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम ऑन द मिरर। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। अब 60 डिग्री पर फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो 60 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट, यानी कि change in linear momentum of one photon multiplied by number of photons incident per unit time। ठीक है, अब ये तो हमें दिया हुआ है ना, एक फोटोन के लीनियर मोमेंटम में चेंज आपको लिखना है, वो p मोमेंटम से 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुआ और p ही मोमेंटम से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो जो x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम था उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ y वाले कंपोनेंट में ही चेंज आया। पहले था p cos 60 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब हो गया p cos 60 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ वन फोटोन है वो 2p cos 60 डिग्री j कैप, ऐसा हुआ कि नहीं। तो इसको हम लिख देंगे 2p cos 60 डिग्री j कैप मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, ये तो डायरेक्टली दे ही दिया गया है। और एक फोटोन का मोमेंटम क्या क्या तरीका होता है, h बाई लैम्डा होता है उसका इनटू cos 60 डिग्री। तो ये आपके पास इक्वेशन ऐसी, क्या बात समझ में आती? और बोलिए बच्चों। D3 देखिए, D3 क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोजन लाइक आयन हैविंग इलेक्ट्रॉन एट इट्स ग्राउंड स्टेट इजेक्ट्स इट if a photon of wavelength itna or less is absorbed by it, identify the ion। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि 228 एंगस्ट्रॉम या उससे छोटी वेवलेंथ वाला फोटोन जब हम इस एटम पे गिराते हैं, इस आयन पे गिराते हैं, तब जाकर के क्या होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाता है ना। मतलब फोटोन की एनर्जी निकालो, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी। उसको आप 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर के बराबर कर दो तो उससे जेड की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और बोलिए भाई। D5 क्या है, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू illuminates a metallic surface and ejects photoelectrons। ठीक है,
न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट वो इस पे इंसिडेंट होती है और इससे क्या है, क्या निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल, है ना? ठीक है साहब। The photoelectrons having maximum energy are just able to ionize the hydrogen atom in ground state. ये जस्ट आयनाइज कर पा रहे हैं, इसका मतलब इनकी एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब के मैक्स की वैल्यू दे दिया गया है। आप के मैक्स कितना दे दिया गया है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और के मैक्स क्या होता है बच्चों? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, है ना? तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? When the whole experiment is repeated with incident of frequency इतना, photoelectrons so emitted are able to excite the hydrogen atom and then emits a radiation of 1 to 1.5 angstrom, है ना? इस तरह से एक्साइट करवा पाते हैं कि क्या होता है। देखो आपने अब 5 न्यू बाई 6 फ्रीक्वेंसी कर दी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम कर दी फोटोन की। फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो उनकी एनर्जी भी कम हो गई है। तो इसका मतलब अब आयनाइज तो नहीं करवा पाएगा, आयनाइज नहीं करवा पाएगा, लेकिन किसी एक्साइटेड स्टेट में भेज पा रहा है। कैसी एक्साइटेड स्टेट में भेज पा रहा है? कि जहां से ये वापस आता है तो 1 to 1.5 एंगस्ट्रॉम का फोटोन एमिट करता है। 1 to 1.5 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया? एनर्जी निकाले 1 to 1.5 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग, तो 12400 डिवाइडेड बाय कितना? 1215, है ना? तो कितना आ जाएगा ये? क्या ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगी क्या? और हाइड्रोजन एटम में तो क्या होता है, 1 और 2 में डिफरेंस ही कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसका मतलब क्या है कि भाई सीधी सीधी सी बात है कि जो आपका जो 5 न्यू बाई 6 है ना, 5 न्यू बाई 6 की वेवलेंथ ही 1 to 1.5 एंगस्ट्रॉम है। 5 न्यू बाई 6 की वेवलेंथ ही कितनी है? नहीं, उसकी नहीं है, सॉरी। देखो अब नई काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो जो नई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो किसके बराबर है? H इंटू 5 न्यू बाई 6 माइनस वर्क फंक्शन। ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है? न्यू की वैल्यू पता करनी है आप, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, W कैंसिल हो जाएगा, न्यू की वैल्यू कैलकुलेट। 13.6 माइनस 10.2 मतलब कितना? 3.4 इक्वल टू H न्यू बाई 6। तो यहां से न्यू की वैल्यू आ जाएगी कितना? 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना? हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इतना जूल डिवाइडेड बाय H 6.626 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये न्यू की वैल्यू सेकेंड इनवर्स मतलब हर्ट्ज में आ पाएगी डिनोमिनेटर। ऊपर है क्या? अच्छा हाँ,
तो इसकी वैल्यू क्या अप्रोक्सीमेशन करके अगर अपन कैलकुलेट करें, फोर पॉइंट एट, लेकिन मैंने इसको ज्यादा मान लिया था एक्चुअली। डेनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया था, 6.8 टाइप मान लिया, डेनोमिनेटर मैंने बढ़ा लिया, तो मेरा आंसर इसका मतलब कम आया, है ना। तो न्यू की जो वैल्यू आ रही है हमारी, आ रही है कितनी, 4.8 इंटू 10⁻⁻15, लेकिन ये होना चाहिए कितना, 5 इंटू 10⁻15 टाइप हो सकता है, 4.9 या 5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज के जैसा इसका आंसर आना। क्या दिया हुआ है इसका आंसर, 5 इंटू 10⁻15 दिया। और बोलिए भाई, E1, E5, E5 से पहले तो कोई डाउट नहीं है। E5 फ्रॉम द कंडीशन ऑफ फोरगोइंग प्रॉब्लम। अच्छा, E4 भी पढ़ना होगा आपको, देखो क्या है। Consider a gas of hydrogen like ion in an excited state A. It emits photon having wavelength equal to the wavelength of the first line of Lyman series together with photons of 5 other wavelengths. Identify the gas and find the principal quantum number of state A. तो देखो टोटल 6 वेवलेंथ निकल रही थी, टोटल 6 वेवलेंथ निकल रही थी। इसका मतलब क्या है, जो इनिशियली स्टेट है वो 4C2 के हिसाब से n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट तो कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, अब देखो ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा है ना। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो कितना वेवलेंथ का एमिट कर रहा था, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के बराबर की वेवलेंथ एमिट कर रहा था। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का जो फोटोन होता है वो, उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। और वो कैसे मिलता है, जब हाइड्रोजन में 2 से 1 का ट्रांजिशन होता है ना। अब देखो इस एटम में जब 2 से 1 का ट्रांजिशन होगा, ये हाइड्रोजन लाइक है, तो 2 से 1 का एनर्जी डिफरेंस तो इसका तो ज्यादा ही होगा ना हाइड्रोजन से। तो ये वाली की एनर्जी डिफरेंस 10.2 नहीं हो सकता। क्या ये वाला 10.2 हो सकता है क्या, जब यही 10.2 से ज्यादा है तो ये तो और ज्यादा हो, 4 से 1 वाला भी और ज्यादा होगा, तो ये भी 10.2 नहीं हो सकता। अब टोटल 6 डिफरेंट फोटोन निकल सकते थे, और 3 कौन कौन से बचे, 4 से 2, 3 से 2, और एक और कौन सा, 4 से 3, 4 से 3 वाला नहीं। अब क्या है,
मान लो इसका एटॉमिक नंबर Z। तो अब हमारे पास देखो तीन ही पॉसिबिलिटी बची है, क्या हो, या तो ये 10.2 4 से 3 वाले से मैच कर जाए, या 4 से 2 वाले से, या 3 से 2 वाले। अब आप देखो ये 10.2 हाइड्रोजन में कैसे आता है, 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर ऐसे करके आता है ना। इसमें 13.6 इंटू Z स्क्वायर इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर ऐसे आना चाहिए, है ना। तो हम क्या करें, देखो ये जो 13.6 है इसको इधर ही रहने दो आप, और Z स्क्वायर को इधर ट्रांसफर, तो ये 13.6 बाई Z स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 1/Z स्क्वायर माइनस 1/4Z स्क्वायर। क्या ऐसा आ जाएगा? नहीं, इसका मतलब क्या है कि अब देखो n इनिशियल की अपने पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज थी। n इनिशियल या तो 3 हो सकता है, या n इनिशियल 2 हो सकता है। अब अगर आप n इनिशियल को कितना रख देते हो 3, तो 4Z स्क्वायर को आपको रखना पड़ेगा कितना 3 का स्क्वायर। तो क्या Z की कोई आपको इंटीग्रल वैल्यू मिल पाएगी? यहां पे नहीं मिल पाएगी, है ना। अगर हम रखते हैं कितना 4Z स्क्वायर को किसके बराबर 2 स्क्वायर के बराबर, तो ये इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली क्या है, नहीं Z1 तो हाइड्रोजन ही हो जाएगा एक्चुअली। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो आप सीधे Z की वैल्यू निकालो, आप तो ऐसा इसको Z की वैल्यू निकालो। Z स्क्वायर कितना आता है, Z स्क्वायर की वैल्यू आती है 3/4 अपॉन 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल, है ना। आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, एक एक को चेक करके देखो। पहला क्या है, 4 से 3 का ट्रांजिशन हो रहा है, n फाइनल को रख दो 3, n इनिशियल को रख दो 4, तो क्या हो जाएगा 3/4 1/9 माइनस 1/16। तो ये वैल्यू कितनी आती है बेटे, ये ऐसा आता है, मतलब कि 3/4 इंटू 16 इंटू 9/7। क्या ये इंटीग्रल वैल्यू आ पाएगी क्या? ये नो सर। इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगला Z स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3/4 डिवाइडेड बाई 4 से 2 वाला देख सकते हो आप। 4 से 2 वाला अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/16। एलसीएम आता है कितना 16, 3/16, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 16/4 मतलब 4 आता है, Z स्क्वायर 4, यानी Z की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो ये हीलियम को करस्पॉन्ड कर रहा है। उसी तरह से जब आप ये वाला चेक करोगे, कौन सा 3 से 2 वाला, तो वापस से Z की कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो एक ही पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू Z की आ रही है, जो कि कितना है 2, इसलिए वो गैस आइडेंटिफाई हो जाएगी, क्या है हीलियम गैस। तो ये तो बात हुई E4 की, तुम E5 बोल रहे, E5 में क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ फोरगोइंग प्रॉब्लम फाइंड हाउ मच इन परसेंटेज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन डिफरेंस फ्रॉम करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन एटम। हाँ भाई, देखो क्या बोल रहे हैं,
यार ये कुछ ठीक से मजा नहीं आ रहा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम में। चलो अपन मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में बात कर रहे हैं। तो देखो एनर्जी डिफरेंस तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता है ना। एनर्जी डिफरेंस तो कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इतने ही एनर्जी का फोटोन भी निकलना चाहिए। लेकिन अगर हम रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस कंसीडर करें तो हमें पता है कि इतनी एनर्जी का फोटोन नहीं निकलता है। वो कितनी एनर्जी का फोटोन निकलता, कैसे पता करते हैं अपन उसको? देखो जो फोटोन निकला उसका मोमेंटम निकालते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन एमिटेड, वो h बाई लैम्डा हो जाएगा ना। मोमेंटम ऑफ फोटोन एमिटेड कितना हो जाएगा? h बाई लैम्डा। h is 6.626 into 10 raised to the power minus 34. What is lambda? Lambda is 1215 angstrom। और इसको किसके इक्वेट कर दें अपन? मोमेंटम ऑफ एटम के, है ना। तो मोमेंटम ऑफ एटम मतलब एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी। हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा बेटे? 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। जो प्रोटॉन का मास है भाई हाइड्रोजन एटम का भी मास होगा, मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी। तो क्या इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो? हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी जो कि हो जाएगी क्या, ये अप्रोक्सीमेटली 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर कितना? 3 डिवाइडेड बाई 1215। ये इस वेलोसिटी से एमिट होगा, है ना। अब एक बार ये वेलोसिटी आ गई, इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम आ जाएगी हाफ, अगेन उसका मास इनटू ये वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इसको हम ऐसा करें कि फिर 1200 ही मान लेते हैं। तो 1200 मतलब 12 का स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4। और ये क्या है? सर क्वेश्चन में तो ये पूछा है ना कि 4 से 2 में कितना डिफरेंस होगा एनर्जी में। हाँ, इसमें ये पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज एनर्जी से ये डिफर करेगा, है ना। हाँ सर। फाइंड हाउ मच इन परसेंटेज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन डिफर्स फ्रॉम द। तो देखो जो डिफरेंस आ जाएगा वो इतना ही आ गया, डिफरेंस इतना ही आ गया। इसको किससे हम डिवाइड करें? जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके पास क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। तो यही तो डिफरेंस क्रिएट करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स एंड द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। सर यही उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। हाइड्रोजन और हीलियम की बात किया है ना उसमें। हाइड्रोजन और हीलियम में डिफरेंस पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, मेरे हिसाब से वही हो रहा है। अरे यार ये सब क्या? हाँ बोलो। हाँ मतलब इनके कहने का मतलब क्या है? कि कहने का मतलब ये है कि the energy of emitted photon differs from the energy of corresponding transition in the hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज डिफरेंस है ना।
तो देखो अगर हम मतलब इनके कहने का मतलब है साहब हीलियम में भी आपने क्या किया, एन फाइनल और एन इनिशियल की वही वैल्यू यूज की है जो कि किसमें यूज कर रहे हो आप, हाइड्रोजन में। तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी में परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा। तो भाई वो तो सीधी सी बात है कि अगर हीलियम में ई एनर्जी का फोटोन एमिट हो रहा है तो यहां पर उसकी एनर्जी क्या होगी, E/4 होगी। क्यों, उसकी एनर्जी क्या होगी, E/4। तो परसेंटेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, E माइनस E/4 डिवाइडेड बाई कितना, E इंटू 100। तो कितना आ जाएगा ये 70। आंसर कुछ और दिया है क्या नहीं, आंसर क्या दिया है? हाँ बेटा, इतना अगर इतना परसेंटेज दे रखा है इसका मतलब ये वही निकाल रहे हैं जो अपन ने निकाला है ना, वो ये नहीं बोलना चाह रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो दिस मेक्स मोर सेंस। अरे नहीं बेटे देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मच इन परसेंटेज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन differs from the energy of corresponding transition in a hydrogen atom। समझ रहे हैं कि जो दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है इस एनर्जी से फोटोन की एनर्जी कितना परसेंटेज से डिफर करती। तो इस एनर्जी और फोटोन की एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो तो रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस, रिकॉइल ऑफ एटम की वजह से ही आएगा ना। तो ये इसका यहां पर इससे मतलब नहीं है भाई, अपने को क्या है, इन्होंने किसके बीच में डिफरेंस पूछा है, एमिटेड फोटोन की एनर्जी में और जो एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है उसमें भी, है ना। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन और एनर्जी ऑफ फोटोन में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं हीलियम के फोटोन और हाइड्रोजन के फोटोन की एनर्जी को कंपेयर करूं आपस। तो ये आपके पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम आ गई। ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम है यही इन दोनों में डिफरेंस के बराबर है। दिस डिवाइडेड बाय क्या, 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 100, ये आपके पास परसेंटेज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बेटे, हाँ कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें फोरगोइंग प्रॉब्लम का कोई, हाँ क्या आना चाहिए, 1 to 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में क्यों आना चाहिए, 1 से कम भी तो हो सकता। 0 से 100 के बीच में आना चाहिए ना। भाई आप ऐसा समझो कि मान लो क्या है, जो एटम की एनर्जी आ रही है वो आ रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, या 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं, और एक्चुअल एनर्जी डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, वो 10 की पावर -5% के ऑर्डर का होगा। और बोलिए, हाँ
क्योंकि मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एटम ना, रिकॉइल हुआ ना, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे अपन। तो क्या हो रहा है भाई, देखो एक एटम रेस्ट पे था, उसमें इंटरनली कुछ ट्रांजिशन हुआ, उस ट्रांजिशन की वजह से क्या हुआ, फोटोन निकला। फोटोन का मोमेंटम कितना है, h बाई लैम्डा। अब सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से थोड़ी ना एक फोटोन निकला है, ये तो इंटरनल ट्रांजिशन की वजह से निकला है। तो इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करने के लिए एटम के पास क्या होगा, पीछे वेलोसिटी आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम ऑफ एटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो m इंटू वी इक्वल टू h बाई लैम्डा। नहीं, ये बात समझ में आती है? और बोलिए बच्चों। और बोलिए भाई, और क्या डाउट है? E6, E6 हो गया, E7, F1। हाँ समझा सकते हैं, देखो नहीं, नहीं भाई, फिर अगर वैसा ही होता तो क्यों पढ़ता है इसको? वो भी होता है साथ में क्वांटाइजेशन की जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? देखो एटॉमिक कोलिजन एक बार फिर से बता देता हूं, हो सकता है कई लोगों का भला हो जाए। एटॉमिक, देखो जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, मान लो हमसे कहा जाए कि एक न्यूट्रॉन है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी है कितनी, कुछ 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और वो क्या करता है, इट कोलाइड्स विद अ हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट and in ground state. हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट एंड इन ग्राउंड स्टेट है, और ये न्यूट्रॉन क्या करता है, इस हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करता है, ठीक है? अब देखो, क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों का मास लगभग बराबर है? हाइड्रोजन के एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन का मास बहुत स्लाइटली छोटा होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के मास। एएमयू में हमने पढ़ा था प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.007 एएमयू तक, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है 1.008 एएमयू, है ना? स्लाइटली ग्रेटर होता है किसका, न्यूट्रॉन का मास, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के मास से। तो मान लेते हैं कि वो स्लाइटली ग्रेटर मतलब इलेक्ट्रॉन का मास और उसमें ऐड कर, तो दोनों का मास बराबर ही हो गया।
न्यूट्रॉन का मास इज सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो जैसा कि ये बता रहा था सर, इसको हम क्या है एक नॉर्मल मैकेनिक्स के क्वेश्चन की तरह करें। तो इसको नॉर्मल मैकेनिक्स के क्वेश्चन की तरह अगर आप करते हो तो इसका मतलब क्या है, आप मानोगे भाई m मास की एक बॉल है, एक और m मास की बॉल है, ये बॉल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब u स्पीड है इसके पास, ये इससे टकराता। तो इसमें एक पैरामीटर मिसिंग है, क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हमें नहीं बताया गया कि कोलिजन इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है, कैसा। तो कोई बात नहीं, देखो अगर कोलिजन मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो भी होगा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा ना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 का मतलब क्या है, इलास्टिक कोलिजन एंड नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। पूरे की मिलाकर के काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी जितनी कोलिजन से पहले थी। कितनी है? हाफ mu स्क्वायर। इसके पास तो 0 है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी कम हो सकती है, इसकी बढ़ सकती है, लेकिन जितनी इसकी कम होगी उतनी दूसरे की बढ़ भी जाएगी। तो नो लॉस इन, वो ऐसा इलास्टिक कोलिजन में होगा। इस केस में क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन and maximum loss in kinetic energy of system, final velocity is same। फाइनल वेलोसिटी कितनी रहती है? v। ठीक है, तो अब देखो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो कितना लॉस एनर्जी का हो जाएगा ये निकाल लेते हैं। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूमिंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये दोनों सेम स्पीड से चलते हैं, लेट देयर स्पीड्स आफ्टर कोलिजन बी v। तो क्या हो जाएगा, mu इक्वल टू 2mv। इसका मतलब v की क्या वैल्यू आ गई, u बाई, v की वैल्यू कितनी आ गई, u बाई। अब अगर v की वैल्यू u बाई 2 आ गई, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी हो गई बेटे, हाफ m u बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2, मतलब कितनी, 1/4 mu स्क्वायर, यानी के हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। नहीं, मतलब अगर इसकी शुरू में काइनेटिक एनर्जी कुछ के ई नॉट होती तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो मैक्सिमम कितना लॉस अलाउ करता है, के ई नॉट बाई 2। इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है एनर्जी का। मतलब जो के ई नॉट बाई 2 की जो एनर्जी है वो तो इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही नजर आ जाएगी हमको। बाकी के ई नॉट बाई 2 जो है वो कहां चली जाएगी, वो उसका कुछ भी हो सकता है। मतलब उससे ये दोनों बॉडीज में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ हीट प्रोड्यूस हो सकती है, कुछ साउंड जनरेट हो सकती है, कुछ भी। अब वो जो भी कुछ हो रहा होगा वो हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो इसके अंदर के वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, इनके एटम्स मॉलिक्यूल्स, है ना। ये तो लार्ज बॉडीज है ना, इनके अंदर तो
न जाने कितने, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर। नहीं, वो किसी को भी एनर्जी मिल गई, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी कुछ भी एनर्जी हो सकती है। एटम्स है, उनकी वाइब्रेशन की एनर्जी बढ़ सकती है। मतलब इसमें हम इस बारे में चिंता नहीं करते थे मैकेनिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि वो जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो किधर जा रहा है ना। अब यहां पर जब कोलिजन होगा तो देखो ये वाले लॉस यहां भी लगेंगे। मतलब इस वाले केस में भी अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो ऐसी इक्वेशन बनेगी ना, ऐसी ही इक्वेशन बनेगी। और हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है, what is maximum possible loss, is it equal to 6 electron volt in this case, yes sir. जो कि अलाउ कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, हो सकता है लॉस इससे कम भी हो, K0/2 होना जरूरी नहीं है। वो तो तब है जब हमने बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मान लिया, हमने कहा कि डिफॉर्मेशन हुआ और फिर उसके बाद ये सेम वेलोसिटी चलते रहे, मतलब कोई रिफॉर्मेशन दोबारा नहीं हुई, वो एनर्जी फिर से मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई, वो डिफॉर्मेशन और इलास्टिक एनर्जी की फॉर्म में रह गई, हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो गई, है ना। अगर वो एनर्जी इनको वापस मिल जाती तो क्या होता है, इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती, तो अपन इस रीजन में आने लग जाते। और बिल्कुल अगर लॉस नहीं होता तो फिर से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती, ½ हो जाती। अब इस केस में भी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब या तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो सकता है, या 5 का, 4 का, 3 का, 6.5 का, 5.0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हो सकता है। मतलब पॉसिबल लॉस हम ऐसा लिखते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अभी तक अपन ने देखो कोई भी एटॉमिक फिजिक्स की कोई बात नहीं करी है हमने, अभी तक हमने सिर्फ जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो अप्लाई करी है। तो पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है Less than बोलिए। equal. क्या ये 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का आ रहा है ना, क्लोज ब्रैकेट 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 भी हो सकता है, 6 से कम कुछ भी हो सकता है, 0 तक कुछ भी लॉस हो सकता है। अब देखो यहां पर क्या है हमारे लिए लॉस, लॉस मतलब मैकेनिकल एनर्जी में लॉस ना। अब वो किसको जाएगा, देखो न्यूट्रॉन के पास तो एक ही फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, किस फॉर्म में, ½ mv², ना उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास तो जो भी एनर्जी है वो ½ mv² में सब आ गया ना, है ना, ½ mv² में वो सब आ गया। हाइड्रोजन एटम के पास एनर्जी कैसे कैसे रह सकती थी, या तो ½ mv² काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रह सकती थी, या और किसको जाएगी, हाइड्रोजन एटम के अंदर है क्या, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रेस्ट पे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लॉस की बात कर रहे हो, वो किसी ना किसी को तो मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉन को देने की बात करो आप, तो इलेक्ट्रॉन को अगर वो एनर्जी आप दोगे, इलेक्ट्रॉन अभी ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उसके पास, वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेने की स्थिति में है क्या, कैन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट एनर्जी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। -13.6 के बाद उसके पास अगला ऑप्शन जो अवेलेबल है एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, वो कौन सा है, -3.4। उसके लिए उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, देनी पड़ेगी। मतलब इन दोनों की मैकेनिकल एनर्जी में से आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकता है, वरना एनर्जी को एक्सेप्ट, क्या यहाँ पे ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को दे सकते हैं क्या दोनों मिलकर के, No sir.
अगर कोई मूर्ख की तरह सोचेगा तो दे सकते हैं, अरे 12 है, 12 में से 10 पॉइंट दो तो दे ही सकते। अरे भैया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या होगा, वो भी तो कंजर्व करोगे। तो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन की लिमिट्स को भी अगर हम ध्यान रखें तो हमें ये समझ में आएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है, इन सब में से अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू योर बोर मॉडल, कौन सा एनर्जी का लॉस पॉसिबल है? 0। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, सिर्फ एक जीरो वाला ही आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता था, ऐसे सोचो। ऐसी कुछ डिस्क्रीट एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है ना। आपको इन दोनों सेट का क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन। तो एक ही कॉमन एंट्री आ रही है, कौन सी? मतलब ध्यान दो, अगर यही क्वेश्चन हमें क्लासिकल फिजिक्स में पूछ लिया जाता, दो बॉल्स के टकराने की बात होती, तो क्या होता? हम आंसर नहीं पता लगा सकते थे कि क्या होगा। हम बोलते थे भैया आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेजोल्यूशन दिया ही नहीं हुआ। हम तो बस इतना बता सकते हैं मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है। असंख्य हजारों इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि फाइनल वेलोसिटी इनकी क्या हो। क्योंकि क्यों, वाई क्यों नहीं पता लगा पा रहे थे अपन? क्योंकि यार वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, बड़े ऑब्जेक्ट्स का तो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो जो एनर्जी का लॉस कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यहां तो क्या है, आप सोचो, आप एक हाइड्रोजन एटम का एक न्यूट्रॉन के साथ कोलिजन की बात करो, ले देकर 3 ही पार्टिकल हैं, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो क्या है, हम वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किधर एडजस्ट करेंगे, इसका अपन बिल्कुल एटम के अंदर घुस के उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और जो बोर की कंडीशन है, बोर्स एटॉमिक मॉडल की कंडीशन, वो क्या कहती है, वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रॉन कहेगा माफ करो भैया, ये एनर्जी तुम ही रखो, हम तो अलाउ ही नहीं है ये लेना। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा कि इलास्टिक कोलिजन ही पॉसिबल है और कोई कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है तो हमें पता है दो बराबर मास के ऑब्जेक्ट का इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। जो चल रहा है वो रुक जाएगा, जो रुका हुआ है वो उतनी ही वेलोसिटी से चलने लगेगा। तो टक्कर के बाद क्या होगा, न्यूट्रॉन विल कम टू रेस्ट एंड हाइड्रोजन एटम विल मूव विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आती है? लेकिन अगर अब देखो इसमें क्या है, समझो बात। इसी कॉन्सेप्ट तो यही है जो मैंने बताया, इस पे क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा करके पूछ सकते थे। ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह एनर्जी हमको 10 दे देते, 15 दे देते, 16 दे देते, 18 दे देते, 7 दे देते, 6 दे देते, सबका आंसर क्या आता, इलास्टिक कोलिजन ही पॉसिबल। अगर ये हमें न्यूट्रॉन की एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देते तो अपन कंजर्वेशन से निकालते कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस ही पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन 10 को मना कर भैया नहीं लेना 10 पाओगे। तो क्या है, उसमें भी इलास्टिक कोलिजन ही होता, न्यूट्रॉन रुक जाता और हाइड्रोजन एटम किस एनर्जी से भागने लगता, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से भागने लगता। हमसे ये पूछा जा सकता था कि बताओ मिनिमम कितनी एनर्जी से न्यूट्रॉन एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एट रेस्ट को टकराए सो दैट हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो पाए। 20.4, उसका आंसर क्या आएगा, 20.4 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आती है? यस सर। हमसे पूछ लिया जाए बताओ मिनिमम कितनी एनर्जी से टकराए, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो कि हाइड्रोजन एटम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए
12.09 का लॉस होना चाहिए काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी में। तो 12.09 के लॉस के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी ट्वाइस होनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा वो 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब ये हाफ का लॉस होता है, इस बात को रट मत लेना, नहीं मैक्सिमम का चक्कर नहीं। मास अपन ने न्यूट्रॉन को हाइड्रोजन एटम से टकराया, अगर यही टक्कर में न्यूट्रॉन और हीलियम की करवा देता तो क्या होता? आधे का लॉस थोड़ी आता, मोमेंटम कंजर्वेशन से कुछ और आता। तो वो सवाल भी कर लें अपन, कर लो, देखो क्या करोगे या अब ये क्वेश्चन करोगे अटेम्प्ट खुद से, एटॉमिक कोलिजन। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन चाहो तो लिख लो तुम, क्या है? क्वेश्चन लिखो भाई, क्या है? अच्छा भाई, ये एटॉमिक कोलिजन का ये जो अभी तक पढ़ा है समझ में आ गया सबको? यस सर। उधर की तरफ। हाँ भाई, यस सर। क्या बोल रहा है? कितने एनर्जी का? फोटोन कैसे एमिट होता है भाई? तो यहाँ पे कौन सा चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट किया है? न्यूट्रॉन से तो फोटोन नहीं निकल सकता, इलेक्ट्रॉन से ही निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन को पहले कहीं जाना पड़ेगा ना भैया, जब वहां से वापस आएगा तब फोटोन निकलेगा। ग्राउंड के ग्राउंड में ही सही, कैसे निकाल दोगे फोटोन उसमें? कौन कर रहा है? उससे नहीं निकलेगा, वो तो उसने एनर्जी गेन किया, उसको लॉस भी तो करना पड़ेगा ना। ऑसिलेशन किधर है? ऑसिलेशन में तो क्या होता है, एनर्जी लॉस भी होती है, एनर्जी गेन भी होती है। नहीं, यहां पर कहां हुआ? प्रोटॉन की बात कर रहे हो तुम, मतलब न्यू एटम चलने लगा मतलब प्रोटॉन चलने लगा, तो वो तो एक्सेलरेट हो गया ना, उसको तो एनर्जी मिल गई, अब वो फोटोन किधर से देगा? ठीक है, तो जब तक क्या होगा, यहाँ पर फोटोन के निकलने का एक ही तरीका है, इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट एक्साइटेड एंड देन गेट डी एक्साइटेड, है ना? तो पहले उसको एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो लाओ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे सोचें कि सर ऐसा हो जाए कि मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल गई और वो 1 से 2 तक नहीं पहुंच पाया और बीच रास्ते से ही वापस आ जाए। एज इफ, मतलब जैसे क्या है कि अपन खेल रहे हैं, छत से अपन ने बॉल नीचे चली गई, नीचे वाले को बोला अरे भाई बॉल फेंकना, उसने बॉल फेंकी, ऊपर तक तो नहीं जा पाई, ऊपर से आके नीचे तक आ गई। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको मिली और वहां तक ऊपर तक गया और फिर 2 से थोड़ा सा नीचे से ही वापस आ गया। ऐसा एटम के अंदर नहीं होता भाई। बात क्या, आपने उसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एक बार तो दे दी ना, मतलब उसकी टोटल एनर्जी को कितना कर दिया आपने? -13.6 + 6 यानी -7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कर दी आपने उसकी। वो -7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होना अलाउड ही नहीं है ना। कोई जगह ही नहीं है एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन -7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से रह सकता है ना। तो वो क्या होगा, ऐसा। समझ में आती है बात? जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा था ना, लिखो, फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच अ न्यूट्रॉन find the minimum kinetic energy with which a neutron
collides with which neutron collides with isolated helium plus ion in ground state at rest. Isolated helium plus ion in ground state at rest. Find the minimum kinetic energy with which a neutron must collide with a helium plus isolated helium plus ion in ground state at rest, so that the He plus ion gets excited. So that the He plus ion gets excited. जी का फर्स्ट है फर्स्ट 30.1 कैसे करेंगे बच्चों इसको? मोमेंटम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मान करके और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके आप ये पता लगाओ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, फाइनल वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, है ना? न्यूट्रॉन का मास m है, वो u स्पीड से जा रहा है। हीलियम का मास 4m है, वो इनिशियली रेस्ट पे है। बाद में मान लो कि दोनों की वेलोसिटी v हो गई है। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम लॉस वाला केस कंसिडर करना चाहते हैं, है ना? तो मोमेंटम कंजर्व करके जरा v की वैल्यू पता करो तो बच्चों क्या आती है? u/5 आती है। वेरी गुड। अब सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ एम हाफ mu स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? एम स्क्वायर बाय 10 हाफ 5m इंटू u/5 का होल स्क्वायर। मतलब कितना? हाफ mu स्क्वायर बाई 5 ऐसी आ जाएगी, है ना? अरे ये 5 भी है ना, तो 5। ठीक है, मतलब ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/5 है ना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/5 है कि नहीं, है ना? इसका मतलब क्या हो रहा है? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय 5, यानी 4/5 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स पॉसिबल लॉस क्या है? पॉसिबल लॉस बिलोंग्स टू द सेट कौन सा? 0 to 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय 5। क्या वहां से यहां तक का लॉस है क्या? पॉसिबल लॉस बिलोंग्स टू द सेट 0 to 4/5 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना? ठीक है, अब देखो
हीलियम एटम को अगर आपको एक्साइट कराना है तो मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए आपको? 10.2 इंटू 4 इतनी चाहिए कि नहीं? यस सर। मतलब कितनी? 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिनिमम चाहिए। इसका आंसर 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, है ना? यस सर। तो भाई हम क्या करें, अगर मेरे को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मेरे को इधर को इसमें मिनिमम लॉस करवाओ, तो क्या होना चाहिए? 4ke/5। ये बराबर होना चाहिए किसके? 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों? 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात समझ में आती है? बोलिए भाई, कोई डाउट? और बोलो, आगे क्या डाउट है? सेक्शन G5, G4। G4 क्या है? एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 किलोवोल्ट। ठीक है, मतलब वो जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो पूरी ट्यूब के अक्रॉस अपन लगाते हैं ना, वो कितना है? 20 किलो वोल्ट है। सपोज द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट 70% ऑफ इट्स एनर्जी इनटू फोटोन एट ईच कोलिजन। हर कोलिजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पास जितनी भी एनर्जी है उसका 70% कन्वर्ट कर देता है किसमें? फोटोन में। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बच जाती है? 30% एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास बच जाती है। अब ये हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड द लोएस्ट 3 वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम द ट्यूब। इस ट्यूब से जो सबसे कम 3 वेवलेंथ निकलेंगी वो पता लगाओ। मतलब सबसे मिनिमम, उससे ज्यादा क्या निकलेगी, उससे ज्यादा क्या निकलेगी। देखो, मिनिमम 3 वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट 3 एनर्जीज। क्यों? अब देखो, इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से निकल करके एनोड तक पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो जाएगी ना। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ में आती है सबको? हमने क्या किया है? एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया। कहां से कहां तक? वो जो फिलामेंट है वहां से लेकर के टारगेट मेटल तक। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करके रखा हुआ है वो कितना है? 20 किलो वोल्ट। ये पूरा का पूरा एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर रखा हुआ है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई किया हमने? देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल ए मान लिया तो इसका भी ए, इसका बी मान लेते हैं तो इसका भी बी। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे था तो उसकी एनर्जी क्या थी? उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ए पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? QV। और काइनेटिक एनर्जी को लगभग 0 मान लेते है ना। जब वो बी पे पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? -E इंटू VB। बेटा, फिलामेंट वोल्टेज तो क्या कैसा होता है? बहुत कम होता है ना? 5-10 वोल्ट का होगा। अब वो वोल्टेज में से क्या होगा? पहले तो ये फिलामेंट हीट होगा, है ना। इसके एटम्स की भी एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल पाएगी वो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आने में भी तो वो एनर्जी लूज करेगा। मतलब जो वर्क फंक्शन के बराबर की जो एनर्जी होती है उतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो उसके पास बचेगा क्या? एक आध इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मुश्किल से बचेगी उसके पास। और आप जो उसको एनर्जी सप्लाई करने वाले हो वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की सप्लाई करने वाले हो। तो जो एनर्जी उसको मिलने वाली है उसके कंपैरिजन में आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या मान रहे हो?
ऑलमोस्ट जीरो मान सकते। काइनेटिक एनर्जी एट बी ऐसा लिख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटे, ये उधर चला गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंटू वीबी माइनस वी, है ना। मान लो ये कितना रखा है आपने, 20 किलो वोल्ट रखा है, तो 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये काइनेटिक एनर्जी एट बी आ गई, और ये इसकी यूनिट जूल आ गई कि नहीं आ गई। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी कन्वर्ट करनी होगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी आ जाएगी ये बच्चों, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से वापस डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या उसको सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, 20 किलो इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आती है। तो ये सिंपल हमने एक एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। फाइनल रिजल्ट इसका क्या होता है, अगर आपने कुछ v पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया है, ध्यान दो, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते समय एक्सेलरेट होता है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आते समय एक्सेलरेट होता है। ये लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसलिए उसकी एनर्जी बढ़ रही, पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज नेगेटिव होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से वहां जाने में इलेक्ट्रॉन की 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, और इनिशियल को हमने क्या मान लिया, जीरो। भाई वही बात, आप इसमें 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऐड करो तो 20.001 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, लगभग 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं उसको। अब क्या हो रहा है, देखो उनने कहा इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में लॉस होता है वही फोटोन में कन्वर्ट होगा, ये बोल रहे हैं एक बार में 70% का लॉस होता है। तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी का फोटोन निकल सकता है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आ जाएगी यहाँ पे, 14 किलो इलेक्ट्रॉन। 0.7 इंटू 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कितना, 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा मिनिमम सबसे छोटी वेवलेंथ क्या आ जाएगी बेटे, 12400 डिवाइडेड बाई कितना, 14,000 इतना एंगस्ट्रॉम, ये सबसे छोटी आ जाएगी। फिर अगली इससे छोटी क्या आएगी, जब इलेक्ट्रॉन की पहली टक्कर हो जाएगी उसके बाद उसके पास एनर्जी कितनी बचेगी, 30% ऑफ कितना, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब कितना, 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची। उस 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 70% किसमें कन्वर्ट होगा, फोटोन की एनर्जी में। तो 6 इंटू 0.7 मतलब 4.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगली जो लैम्डा आएगी वो क्या आएगी, 12400 डिवाइडेड बाई कितना, क्या निकाला था हमने, 4200, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची थी, 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से उसके पास 30% ही बची, मतलब 1.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची, उसका 70% फिर आप फोटोन में कन्वर्ट, तो वो लोएस्ट 3 वेवलेंथ आ, है ना। देखो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि कोई फिक्स परसेंटेज ही कन्वर्ट होगा। अगर का कन्वर्जन हो रहा होता तो साहब एक्सरे में स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस कैसे आता, एक्सरे स्पेक्ट्रम तो कैसा आता है, कंटीन्यूअस आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन की 70% एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, किसी की 99% भी हो जाती है, किसी की ऑलमोस्ट 100% भी, 100% एनर्जी कन्वर्ट होगी तभी तो ये वाला वेवलेंथ मिलेगा, है ना।
तो हर परसेंटेज का कन्वर्जन हो जाता है। और ऐसा संभव है क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो तो इस वैक्यूम में घूम रहा है। वो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन के जैसा नहीं है कि भैया उसके मतलब इतने नखरे होके 10.2 ही लूंगा, उसके अलावा कोई एनर्जी नहीं लूंगा। ये तो क्या है, उन्मुक्त प्राणी है। और बोलो। सर वो काइनेटिक एनर्जी एट ए रिपीट जीरो क्यों किया, वो रिपीट कर देना। ये तुम्हारी आवाज इधर से कैसे आने लगी? वो डिस्कनेक्ट हो गया। क्या? हाँ, ब्लूटूथ खत्म हो गया। बोलो क्या हो गया? सर काइनेटिक एनर्जी एट ए जीरो की वो रिपीट कर देना। काइनेटिक एनर्जी एट ए जीरो नहीं हुआ बेटे। काइनेटिक एनर्जी एट ए is negligible in comparison to what it is going to acquire when it accelerates from A to B. फिलामेंट वोल्टेज की वैल्यू तो फ्यू वोल्ट्स के ऑर्डर की होती है ना, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट इस टाइप की होती है। वो 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट भी ऐसा थोड़ी कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, उसका कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, उसमें से भी कुछ एनर्जी और चली जाएगी। जब वो मेटल से बाहर आएगा तो वो मेटल के पोटेंशियल को ओवरकम करके बाहर आना पड़ेगा उसमें, तो वो एनर्जी और कट जाएगी। तो उसके पास यहाँ पर ए पे एनर्जी बचेगी कितनी? एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टाइप बचेगी। वो एनर्जी तुम यहाँ पे लिख भी दोगे तो उससे क्या, क्योंकि यहाँ पर हम किलो वोल्ट के, देखो वो अगर वो सिग्निफिकेंट होती, अगर ये भी हम 2 बार लगाते तो फिर वो वाली एनर्जी भी क्या हो जाती, सिग्निफिकेंट ही हो जाती। लेकिन आपको तो एक्सरे प्रोड्यूस करनी है ना भैया। एक्सरे अगर प्रोड्यूस करनी है, एक्सरे की वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है ना। तो 0.1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितनी एनर्जी है एक्सरे की? 12400 डिवाइडेड बाय 0.1 मतलब 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे की एनर्जी होती है, एक्सरे के एक फोटोन। 100 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया? 124 इलेक्ट्रॉन। 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा वो 1000 वोल्ट टाइप का अप्लाई करना पड़ेगा ना। इट मस्ट बी ऑर्डर ऑफ किलो वोल्ट, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन की उतनी एनर्जी आ पाएगी कि वो एक्सरे का फोटोन, एक्सरे का फोटोन जो है वो ज्यादा एनर्जी का फोटोन है ना। तो वो छोटा मोटी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन से एक्सरे का फोटोन नहीं निकल सकता। इलेक्ट्रॉन की शुरू में एनर्जी ज्यादा होती है। देखो G5 में क्या दिया हुआ है बेटे, ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है ना कि Z को 1 रख के न्यू 0 हो जाता है। अंडर रूट न्यू इक्वल टू A इंटू Z माइनस P होता है कि नहीं होता? अंडर रूट न्यू इक्वल टू A इंटू Z माइनस P, या न्यू को लिखें तो वो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर इंटू Z माइनस P का होल। ये ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर Z की वैल्यू 1 रखने पर न्यू 0 हो रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ B भी 1 के बराबर और B 1 के अल्फा के लिए होता है? इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है? के अल्फा वाली एक्सरे। एक बार B की वैल्यू पता चल गई, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड बाय दिस रे इज एमिटेड बाय मेटल Z इक्वल टू 101। तो Z को 101 रख दो आप, है ना। और के अल्फा के लिए तो हमें A की वैल्यू भी पता होती है, अंडर रूट 3 RC/4, है ना। A की वैल्यू रखो, उससे न्यू पता चल जाएगा, वेवलेंथ पता चल। ठीक है, बाकी अगली क्लास में करें हम।